Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर. स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे ईवीएस सब्जेक्ट के. हाँ मुझे पता है ईवीएस सब्जेक्ट नहीं, लेकिन ये जो पूरा चैप्टर था ये पूरा हमारा इन्वायरमेंटल पे बेस्ड था. इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज़ वाई मैंने बोला ईवीएस. तो बिल्कुल घबराना नहीं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ने आए हैं हम. तो आज हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले. काफ़ी डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चंस होंगे क्योंकि हमें पता है ये वाला चैप्टर ही बहुत ईजी था. कुछ हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, तो उसको आपको बिल्कुल एंड तक बने रहना है यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई. हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. राइट स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को, लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी. तो आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो वहाँ पे आपको हर डिटेल मिल जाएगी. राइट, एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो. ओके तो जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. So let's start students. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 है एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक, अबायोटिक, बोथ अबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो मुझे इन सबके आंसर्स चाहिए. ये जो पूरा चैप्टर है बचपन से पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो इसलिए 12th में आखिरी बार और दे दिया ताकि तुम लोग को फोमो ना हो. when you leave your school, when you leave the 12th standard and finally your schooling will be done, फिर you will go to different colleges, कॉलेज का पढ़ेंगे. so this is your last year, राइट. सो दैट इज वाई आई थिंक सीबीएसई ने सोचा कि ये इंक्लूड कर देते हैं. राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें होगा बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स विल बी इंक्लूडेड. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास? आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. ये वाले क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं पता हो. कब पास हुआ था भाई? अच्छा, इसमें से एक ऐसा भी है जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है ना, उसमें बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज योर 1896. ठीक है, सॉरी 1986. 1896 बोला मैंने शायद. इट इज 1986. इसमें कब आया था हमारे पास? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था इंडिया में. क्लियर, दैट इज योर 1986. क्लियर. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही आप. डन. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट? इसमें से कौन सा फॉलोइंग अबायोटिक? बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स. ये क्या होता है मेरे पास? नॉन लिविंग. तो कौन सी नॉन लिविंग है? तो ऑफकोर्स आई थिंक अगेन मिनरल्स. राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज, आर नॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज, हैव लिमिटेड सप्लाई, नन ऑफ दीज. आंसर अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देखो अगर आप ये समझते हो, इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी किया जा सकता है. तो आई थिंक इसका पहले आंसर तो हमारे पास होगा ए, नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू करना इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स आर एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज. वहीं पे जो मेरे पास बी और सी ऑप्शन क्या गिवन है? आर नॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज, मतलब इसका अनलिमिटेड सप्लाई है. और यहाँ पे भी क्या लिखा है? अनलिमिटेड सप्लाई. तो ये दोनों तो सेम ही है, तो बी सी तो हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा. तो यही हमारे पास आंसर बचा ना. मतलब नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते, ऐसे समझ के रखा करो. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर या बोथ? तो आई थिंक वेरी सिंपल, अगेन दोनों चीजें उसमें आती हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू डैश, long term increase in real per capita income, long term increase in economic welfare, increase in real per capita income along with equitable distribution both for the present and the future generations, ये all of these. ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि इसमें से कोई एक ही सही है? सोच के बताइए थोड़ा. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या इसमें से कोई एक ही है मेरा आंसर? लॉन्ग टर्म इंक्रीज है रियल पर कैपिटा इनकम में, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, या बोल रहे हैं दोनों चीजें हैं? तो ऑफ कोर्स इसमें आपको मान के चलना है दोनों चीजें हैं. ऑल ऑफ दीज नहीं होगा. समझो यहाँ पे क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर. ये जो चीजें लिखी हैं हमारे पास, दोनों चीजें, इसको देखो क्या ये वाले इसमें कंक्लूड हो रही है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और साथ ही में फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रख रहा है.
है ना, दोनों ही चीजें आती हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इंक्लूड करता है, वही मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काउंट होता है। सो इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम अलॉन्ग विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। क्या होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें दिखते हैं ना, हमारा पहला इंस्टेंस ये रहता है कि यार ऑल ऑफ दीज होगा, इसी पे टिक कर देते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ दीज नहीं है। क्लियर? समझे इस चीज को? तो जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस विल कम इन कंसर्न। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 we have Central Pollution Control Board has identified dash categories of large and medium industries as the polluting industries। जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी CBC के बारे में, मैंने आपको बोला था इससे एक क्वेश्चन आना तय है, तो इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके रखिए। किस किस ने अंडरलाइन किया था उसको आता है। कितनी इंडस्ट्रीज थी? 15 थी, 17 थी, 19 थी कि 13 थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 17 हमने पढ़ी हैं, राइट। एक और इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था जो हम लोग जान रहे थे, आई थिंक हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि इंडस्ट्रीज के वेरियस टाइप्स होते हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज थी? 12 थी, 13 थी, 17 थी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सोलार पावर थ्रू फोटोवॉलिक सेल्स, सीएनजी इन अर्बन एरियाज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, या ऑल ऑफ दीज? इसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम आती है? आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। अब आप बोलोगे मैम ये ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कैसा है? बिकॉज क्लियरली हमने पढ़ा है कि दो फेनोमेन है, एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का। पास्ट में क्या होता था स्टूडेंट्स, जो हमारी डिमांड होती थी ना नेचर से, वो कम थी और सप्लाई ज़्यादा था नेचर का। लेकिन अब सिनेरियो उल्टा हो गया है। प्रेजेंट में क्या होता है कि जो डिमांड है मेरी, यस ये उल्टा होगा, सॉरी, डिमांड जो है मेरी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। आज के टाइम पे अर्थ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, और जितनी डिमांड ह्यूमंस की अभी हो रही है उतने तो बिल्कुल नहीं है। इनिशियली पास्ट में क्या होता था ना, डिमांड हमारी कम होती थी, सप्लाई ज़्यादा होता था। जब हम कैरिंग कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि भाई एक एनवायरनमेंट कितना झेल सकता है, तो ये विद इन होता था उसके, तो ये चल जाता था पहले के ज़माने में। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, कैरिंग कैपेसिटी को हमने एक्सीड कर दिया है। इसलिए प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से एंड कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग एक्सीड कर चुके हैं, तो हम लोग एनवायरमेंटल क्राइसिस की ओर आ गए हैं। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो हमें पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस उसको भूलना नहीं, उसको भी प्रैक्टिस करना है, और साथ में कोशिश करनी है कि जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइज करें, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का एक तरीके से यूटिलाइजेशन करें, ताकि हमारा नेचर अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे, राइट। सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस? तो आई थिंक अभी मैंने आपको बताया अभी इसके बारे में। पहला है मेरे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देन वी हैव वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी, पॉपुलेशन, उसके बाद है डिस्कार्ड ऑफ द सिविक नॉर्म्स, या ऑल ऑफ दीज? क्या पॉपुलेशन में, या पोल्यूशन भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी हो सकता है, सारे टाइप से पोल्यूशन तो ह्यूमंस कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन तो होता ही है। पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर अगेन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सारे ही रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब बहुत ज़रूरत है और क्यों एनवायरमेंटल क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो गया है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देन वी हैव सॉइल इरोजन, सो मेनी थिंग्स। समझे? ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, राइट।
तो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन कैटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। किसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस में ज़्यादा इमिशंस होता है? सारी चीज़ों की वजह से होता है। हर एक चीज़ कंट्रीब्यूट करती है। किस में करती है कंट्रीब्यूशन? ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन में। मिथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें किस में आती है हमारे पास? ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। इन सब बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किस में करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी। यूज ऑफ वुड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑफ रिसोर्सेस। जो वुड है, हमने इसका एग्जाम्पल देखा भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। क्या ये ओवर यूज है, अंडर यूज है, मिस यूज है, या नन ऑफ दीज है? अब मुझे इतना तो जरूर पता है अंडर यूज तो नहीं है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही चल रहा है, तो अंडर यूज तो होगा ही नहीं। तो ये ओवर यूज में आएगा कि मिस यूज में आएगा? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस यूज। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अधिकतर लोग ओवर यूज लिख देते हैं। हमने इससे पहले जब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग देख रहे थे, अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, वहां पे क्वेश्चन आया था कि हमें एग्जाम्पल्स देने थे ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज के, एंड हमें एग्जाम्पल्स देने थे स्टूडेंट्स हमारे मिस यूज के। तो मिस यूज में हमने एग्जाम्पल दिया है वुड का। तो जिनने वो वाला क्वेश्चन देखा होगा, वो वाला क्वेश्चन जिन्हें डिस्कस किया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, उनका ये वाला बिल्कुल सही होगा। वुड के और भी यूटिलाइजेशन होते हैं, लेकिन अगर हम उसको खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, चूल्हे पे जला रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा गैसेस वगैरह निकलते हैं जो अच्छे नहीं रहते हैं, पोल्यूशन के लिए भी रहते हैं, ओजोन लेयर के लिए भी अच्छे नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट गुड। तो एक तरीके से हम लोग मिस यूज़ कर रहे हैं वुड का। ठीक है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। फाइन, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इसमें अधिकतर लोग गलती करते हैं ना, इसलिए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी। द प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड बोला है। जो हमारे पास जो डिग्रेड हो रहा है हमारा एनवायरमेंट, उसमें कौन सा कंसर्न नहीं है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट, क्वालिटी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज होना, स्पाइक इन बायोडाइवर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या एयर पोल्यूशन। आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रिंसिपल कंसर्न यानी मेजर कंसर्न हमारे लिए नहीं है। आप बताइए कौन सा कंसर्न नहीं है? क्या मेरा जो लैंड डिग्रेड हो रहा है वो कंसर्न नहीं है? क्या जो मेरा एयर पोल्यूशन है वो कंसर्न नहीं है? क्या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट बन गया, एक क्रूशियल प्रॉब्लम बन गई जिसको हमें हैंडल करना है, वो मेरे लिए एक मेजर कंसर्न नहीं है? या जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है वो मेरे लिए मेजर कंसर्न नहीं है? आई थिंक इसका आंसर बहुत सिंपल है। जिसको भी थोड़ा बहुत इंग्लिश सही से आती है उसको पता है। स्पाइक इन का मतलब होता है कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी है बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बायोडाइवर्सिटी बढ़ नहीं रहा, वो लॉस में है। तो अगर लॉस लिखा होता तो ऑल अबव हो जाता, लेकिन क्योंकि स्पाइक इन लिखा है मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, डिक्रीज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी। सो दैट इज वाई नॉट बोला है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे सभी। द चिपकू मूवमेंट वॉज लॉन्च इन उत्तराखंड, कर्नाटका, झारखंड, नन ऑफ दीज। हम सभी को पता है कि भाई ये तो हमारे नॉर्थ इंडिया साइड ही आया था, तो ऑफकोर्स उत्तराखंड ही ऑप्शन रहेगा। बाकी आपको याद होना चाहिए कि चिपकू मूवमेंट हमारे पास क्या है, यूके में आया है। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, ओके। चिपकू मूवमेंट इज अ वेरी फेमस मूवमेंट। वहाँ पे बेसिकली क्या होता था, पेड़ के सामने से खड़े हो जाते, नहीं पेड़ नहीं काटोगे आप। तो उनका एक रहता था कि भाई क्योंकि हमें पता है ना हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया का जो कोर जो है हेरिटेज है, कल्चर है, हम वहाँ पे हर एक चीज़ को पूछते हैं, हर एक चीज़ को बहुत मानते हैं, देवी देवता के रूप में हर एक चीज़ को देखते हैं। और हर कल्चर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज में, हर कल्चर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से माना जाता है, नेचर की बहुत रिस्पेक्ट है, उसका बहुत वर्शिप किया जाता है। तो अगर हम उसी को एक तरीके से बचाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो चिपकू मूवमेंट एक बहुत ही फेमस मूवमेंट है, बताता है कि भाई वी ह्यूमंस हैव द पावर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड वी हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय इट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको प्रोटेक्ट करना है कि डिस्ट्रॉय करना है ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? कमेंट सेक्शन में सभी को मुझे बताना है कि चिपकू मूवमेंट आया कब था। लेट्स सी किस किस को पता है। Next we have question number 14 students. The use of biofertilizers is being promoted as a part of dash schemes. पहले क्या होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स चलते थे हमारे पास, पेस्टिसाइड्स वगैरह, और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने प्रमोट भी काफ़ी किया बिकॉज हमें मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो वी अंडरस्टूड दैट फैक्टर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स की, कौन सी स्कीम में हमने प्रमोट किया कि आपको इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, ना कि केमिकल वाले।
तो इसमें क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, बिकॉज हम लोग चाहते ही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज का नीड है, तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आता है लैंड रिफॉर्म्स वाली स्कीम्स, ठीक है। लेकिन हम लोग क्योंकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा सस्टेनेबल वर्ड आना चाहिए, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है लैंड को डिग्रेड करने में। एफॉरेस्टेशन, क्रॉप रोटेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह, बायोकेमिकल्स का मतलब होता है अच्छी चीजें, हम चाहते हैं कि बायो डिकम्पोस्ट वगैरह हो, मैन्योर्स जो हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इको फ्रेंडली वाली चीज़ें, ये होती है केमिकल से भरपूर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो ऑफ कोर्स हमें ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आप लोग ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ कर रहे हो। अब आप सोचोगे मैम एफॉरेस्टेशन क्यों नहीं, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है और पेड़ उगाना, तो ये तो अच्छी बात है। क्रॉप रोटेशन से भी हमारी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो इससे लैंड डिग्रेड तो नहीं होता, तो क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो क्या बचा, सिर्फ यही बचा, तो दैट इज वाई क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है ना एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स का मतलब ही रहता है कि आप बहुत ज्यादा हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अराउंड 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको घुमा देंगे, अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चन थे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बिकॉज ये चैप्टर ही काफ़ी ईजी है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वाले चैप्टर के बारे में। याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको जरूर आप लोग रिवाइज कर लेना, राइट स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE स्टूडेंट्स, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम एक तरीके से आपके लिए कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट को जाकर रेफर कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी को लिख सकते हो, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी तुरंत ही। एंड साथ ही में स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। और हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।